दूसरा आधार है, ह्यूम ने कहा कि वर्च्यू जो हैं, एरिस्टोटल ने बताई उन्होंने, तो इसलिए वर्च्यू को देखो, तो उन वर्च्युओं का भी एनालिसिस करते हैं इस तरह से। और वर्च्यू का एनालिसिस करते करते ह्यूम जो है इस पर आते हैं कि सारी वर्च्यू, जिसको प्लेटो कहता था 4 वर्च्यू हैं, जस्टिस है, तो ह्यूम कहता है जस्टिस तो इनडायरेक्ट वर्च्यू है, डायरेक्ट वर्च्यू नहीं है, क्योंकि जस्टिस जो है प्रोबेबल हो सकता है, कभी फाइनल नहीं हो सकता। अभी तक तो हुआ नहीं, प्लेटो के ज़माने से और आज तक ह्यूम कहता है कि उन्होंने, प्लेटो ने कह दिया कि जस्टिस होना चाहिए, और एरिस्टोटल ने जस्टिस के 2 हिस्से कर दिए। तो ह्यूम ने पहला क्वेश्चन ये उठाया है कि फिज़िकल इंजरी को आप जो हैं वो सज़ा से जो आप दे रहे हैं, उससे क्या फिज़िकल इंजरी किसी को काज किया, आपने एक आदमी को मार दिया, फिज़िकल इंजरी कॉज हो गई, तो आपने कह दिया इस पर 2,000 रुपये 3,000 रुपये जुर्माना कर दो, आईपीसी में लिखा हुआ 1 लाख जुर्माना करके इसके खिलाफ। तो फिज़िकल इंजरी को कैसे क्योंकि आपने जस्टिस ये बताया, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस ये बताया एरिस्टोटल ने, और फिर उसको रोमन लॉ ने लागू किया कि इफ़ द पनिशमेंट इज़ नॉट कमेंसुरेट टू द क्राइम कमिटेड इट बिकम्स टायरनी। अब वो कहता है रोमन लॉ ने ये तो कह दिया, और एरिस्टोटल के रेट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी ले आए वो, लेकिन कमेंसुरेट कैसे करोगे? मुर्गी चुराने की सज़ा 3 महीने, तो क्या 3 महीने में मुर्गी की वो जो लॉस हुआ है 3 महीने में पूरा हो, तुम्हें जेल कर दिया तो पूरा हो जाएगा क्या? तो कमेंसुरेट करना, कमेंसुरेट का शब्द जो है, इसको कैसे नापोगे आप? तो उसने कहा कि वर्च्यू का एक आधार ये नहीं है कि आप उसको नापते फिर वो कैसे नाप सकते ही नाप, तो जस्टिस कैसे होगा जब नापने से। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में उन्होंने कहा कि एरिस्टोटल ने कह दिया कि जो नेशनल वेल्थ है उसको अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बांटो, जस्टिस हो जाएगी। तो एबिलिटी का पैमाना क्या है, कोई बताया नहीं। एबिलिटी किसी चीज़ की आप परसीव कर नहीं सकते, आदमी की शक्ल से थोड़ी पता लग जाएगा कितनी एबिलिटी है उसकी। तो एबिलिटी परसीव ही नहीं हो सकती, इसलिए ये भी प्रोबेबल है। जस्टिस पर कभी भी जस्टिस जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर वर्च्यू क्या होगी? तो ह्यूम ने वर्च्यू भी बदल दी, और वर्च्यू बदल के आगे आने वालों के लिए एक नया स्कूल क्रिएट कर दिया। J.S. मिल वगैरह ने, बेंथम ने ह्यूम की इसी चीज़ को लिया। उन्होंने कहा कि वर्च्यू इज़ यूटिलिटी, जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है मानव के लिए वही वर्च्यू है, और जो चीज़ उपयोगी नहीं है उसको छोड़ दो, वो तो सारा आडंबरवाद है जितना भी है। आप शब्दाडंबर कर लो, चाहे लॉ बनाने के लिए कोई आडंबर कर लो, तो वर्च्यू जो है, चाहे वो एरिस्टोटल वाली वर्च्यू ले लो मिडल वे की, चाहे वो जस्टिस के दोनों रूप ले लो, चाहे प्लेटो वाली वर्च्यू ले लो, लेकिन वो सारी की सारी वर्च्यू जो हैं उनमें चीज़ क्या है कि जो यूटिलिटी है, सबसे बड़ी वर्च्यू यूटिलिटी, उपयोगिता, ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है चीज़। तो इसके लिए बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, ह्यूम ने एक लॉ बना दिया। जैसे मैंने बताया कि मैंने तो किताब का ट्रांसलेशन किया है। ह्यूम ने कहा कि लॉ हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन, मैन हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड टू बी सेक्रीफाइस एट द आल्टर ऑफ लॉ। लॉ जो है, जिसको आप कानून कहते हैं या हिंदी में धर्म कह लो, कि लॉ इसलिए बनाया गया है कि आपके वेलफेयर के लिए, मानव को इसलिए पैदा नहीं किया गया कि लॉ के ऑल्टर पे सेक्रीफाइस कर दो उसको। तो क्या करो फिर? वेन एवर ह्यूमैनिटी फील स्टिमुलेटेड, जब कभी मानवता का दम घुटने लगे किसी लॉ से, तो वो लॉ बदला भी जा सकता। हर एक लॉ, दुनिया का कोई लॉ ऐसा नहीं जो बदला ना जा सके, कोई गॉड मेड लॉ नहीं है दुनिया के सोशल में। इसलिए जब भी कोई मानवता को थोड़ा सा भी अगर उससे कि ये लॉ जो है बड़ा सफोकेशन पैदा कर रहा है इंसानियत के लिए, ज़्यादातर दुनिया के लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं इस लॉ से,
तो हर लॉ, कोई भी लॉ वो चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई एंड कम्प्लीटली एब्रोगेट भी किया जा सकता है, उखाड़ कर फेंक दो, हर लॉ चेंजेबल है। तो ह्यूम ने एथिक्स को यूटिलिटी पर आधार करके कर दिया कि लॉ भी यूटिलिटी पर बनना चाहिए। जिस लॉ से मानव को यूटिलिटी नहीं होती उस लॉ को उखाड़ के फेंक देना चाहिए कि आपने लॉ तो बना रखा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इंसान को, बल्कि दम घुट रहा है इंसानियत का। तो यूटिलिटी को इन्होंने, अब इस यूटिलिटी को लेकर के पूरा का पूरा स्कूल खड़ा हो गया बाद में, ह्यूम के बाद बेंथम और मिल जो आए, उन्होंने कही बड़ी अच्छी बात कही, मानव ही श्रेष्ठ है, मानव साध्य है और लॉ साधन है उसका केवल। हमारे यहाँ भारत में, महाभारत में ये बात कही गई है उन्होंने। महाभारत में भीष्म पितामह जो शैया पर लेटे हैं, उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने कहा धर्म साध्य नहीं है, धर्म साधन है। किस चीज़ का? समाज को धारण करने का। समाज अगर टूटने लगे तो उस धर्म को फेंक दो, खाओ, धर्म नहीं हो सकता। और समाज की जिससे हैप्पीनेस बढ़ती हो वो वहाँ से उसकी जगह ला करके रख दो। तो भीष्म पितामह भी यही कह रहे हैं और ह्यूम भी यही कह रहा है कि लॉ तो वो है जो सोसाइटी के और मैन के लिए, सोसाइटी का शब्द तो नहीं यूज़ करता बल्कि एक मैन के लिए करता है कि ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी किसी चीज़ को स्ट्रेंगुलेटेड महसूस करती है कि हमारा दम घुट रहा है तो उस लॉ को तुरंत उखाड़ करके फेंक दो। हर एक लॉ उखाड़ा जाए, कोई लॉ नहीं, सैंक्टिटी है ही नहीं कहीं, डिवाइन तो है ही नहीं कोई लॉ। सिर्फ डिवाइन लॉ कौन से हैं? जो नेचर के लॉ हैं। नेचर के लॉ को हम नहीं बदल सकते, इसलिए वो तो मानना पड़ता है। तो जहाँ तक नेचर के लॉ हैं वहाँ तक तो हम डिटर्मिनिस्टिक हैं, भाग्यवादी हैं। सर्दियों में स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, गर्मियों के अंदर पंखा चलाना ही पड़ेगा। गर्मियों में आम पैदा ही होगा, सर्दियों में आम पैदा ही नहीं हो सकता। तो ये नेचर के लॉ जो हैं ये तो ऐसे हैं जिनको हमें मानना, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल हैं। इसलिए इस नियम हमने तीसरी बात कही कि अगर आपने जस्टिस करनी है तो जस्टिस के अंदर एक काम करो, आप जस्टिस के अंदर नेचुरल लॉ फॉलो करो। सबसे पहला चीज़ ये है कि नेचर ने लाइफ पैदा की है, राइट टू लिव जो है नेचुरल लॉ है, नेचर का लॉ है। हर एक जीव छोटा सा हो, चींटी भी हो, अगर उसको मारना चाहो तो भी वो चींटी बचने की कोशिश करती है, बल्कि आप पे आएगी। तो इस तरह से नेचुरल जस्टिस जो है वही रियल जस्टिस है। ये जो जस्टिस हमने कानून बना लिए कि उन्होंने कहा, इस तरह बहुत सारी चीज़ें उसने दी, तो उसने बहुत सारी चीज़ें दी। उन्होंने कहा जैसे प्रॉपर्टी का राइट है, तो ह्यूम ने कहा प्रॉपर्टी के राइट में सबसे बड़ा राइट तो है आदमी का नेचुरल राइट, कि आदमी अपनी एक्विजिशन की इसको फ्रीडम है, पेट भरने के लिए कहीं से रोटी लाए, कहीं से फल लाए, जो भी लगे उसको, उस एक्विजिशन का जो है उसका नेचुरल राइट बन जाता है। अगर आप उसको रोकोगे कि भाई आप तो उसके साथ ये अन्याय कर रहे हो, सर्वाइवल उसका छीन रहे हो, तो पहला आप ये होगा जस्टिस में कि आप उसे कहेंगे आपको एक्विजिशन का राइट है। फिर उस राइट को प्रेस्क्रिप्शन करेंगे, आप प्रेस्क्राइब कर देंगे आदमी को, यानी उसको उसका मालिक बना देंगे। जो चीज़ वो एक्वायर करेगा अपने मेहनत से या परिश्रम से या किसी तरह से, उसको ये राइट है, नेचुरल राइट है, नेचर कहती है, वो उसका ओनर बन जाएगा। चिड़िया भी जो घोंसला बनाती है, तो चिड़िया को पूरा अधिकार है अपने घोंसले की रक्षा करने का, ये नेचर का लॉ है। अगर आप उस घोंसले को उखाड़ते हो तो आप नेचुरल लॉ को वायलेट कर रहे हो। तो नेचुरल जस्टिस को वायलेट करना ये क्राइम होना चाहिए। तो प्रेस्क्रिप्शन का वो है। अब प्रेस्क्रिप्शन के बाद एक्सेशन है उसका। जस्टिस में प्रॉपर्टी के लिए एक्सेशन होना चाहिए और सक्सेशन है।
मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको दे के जाऊँगा, ये भी राइट मेरा होना चाहिए। तो कहते हैं नेचुरल लॉ जो हैं इनको वायलेशन नहीं किया जा सकता, बाकी हर लॉ वायलेट किया जा सकता। जब भी आप समझो कि ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़ दो उस नियम को, उखाड़ के फेंक दो उस नियम को। काले लॉ नहीं बन सकते कभी भी। तो इस तरह से ह्यूम ने सारी एथिकल सिस्टम को भी चेंज करके रख दिया। ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यूटिलिटी के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए, जो नेचर ने लॉ बनाए हैं उनकी जस्टिस के लिए, यही मोरलिटी है। और इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अभी तक लोग इमोशंस को कुचलने की बात करते थे, लेकिन ये कहता है कि इमोशन को कुचलना तो आदमी की नेचुरल, उसकी नेचर में जो बना दिया। अगर ये लॉ जो हैं बेकार होते नेचर के, तो नेचर क्यों बनाती, भूख क्यों लगाती है आदमी को, सेक्स की इच्छा क्यों पैदा करती है नेचर। तो जो चीज़ नेचर ने बना दी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेचुरल जो टेंडेंसीज हैं, इमोशंस आ गई हैं, वो जब स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो आप उन्हें पैशन तो कहने लगते हो, लेकिन आप उनको निकाल नहीं सकते। अगर आप उसको दमन करते हो तो इसका मतलब आप नेचुरल लॉ को वायलेट कर रहे हो, और नेचुरल लॉ को वायलेट कर रहे हो तो क्राइम अगेंस्ट नेचर कर रहे हो आप। तो ह्यूम की जो एथिक्स है वो यूटिलिटेरियन एथिक्स, सोशल प्लेजर जो है तो उसके लिए उसने लफ्ज़ सिंपैथी यूज़ किया, तो सिंपैथी इसकी बन गई, यूटिलिटी बन गई, नेचुरल जस्टिस बन गया।